कमल पुष्प पर आसित माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो। दोस्तों, वसंत पंचमी के इस पावन मौके पर आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इस वसंत पंचमी के अवसर पर मैं और हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं मां सरस्वती से कि आपका जीवन इसी प्रकार से खुशहाल रहे और आपने जो भी परिकल्पना की है आने वाले समय में वो आपका अवश्य पूरा हो। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च है। इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें ग्रेजुएट बेरोजगारी की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपना बिहार दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बिहार अगर दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर इस रिपोर्ट के आधार पर कौन है। आपको ध्यान रखना, इस सूची में पहले स्थान पर राजस्थान है जहां पर 65 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार में 38.84 लाख लोग ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। तो ये भी आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर है राजस्थान जबकि दूसरे स्थान पर है बिहार। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी सूचकांक वाले प्रश्न जो भी होते हैं, खासकर रैंकिंग वाले, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि बिहार से रिलेटेड जो रैंकिंग है 2021 की, उससे संबंधित हमने एक वीडियो टॉपिक स्टडी के अंतर्गत अपलोड किया है, आप जाकर वहां पर चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रश्न बना कि बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, ये इस सूची में पहले स्थान पर है। आपको ध्यान रखना, इसका नाम है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की सूची में कह सकते हैं 66 केंद्रों की सूची में ये पहले स्थान पर आया है। तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर साइड में लिखी गई है कि हाल ही में बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग जारी की गई और इस ग्रेडिंग में टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर रहा, जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फजलगंज रोहतास सबसे निचले पायदान पर रहा, यानी कि 66वें स्थान पर ये कह सकते हैं। रोहतास का एक शिक्षक संस्थान है जो कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, ये अंतिम स्थान पर रहा। लेकिन अगले वाले पॉइंट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ऐड किया है, इसी रैंकिंग से संबंधित आपसे ध्यानपूर्वक समझिए। हालांकि इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बेगूसराय, तीसरे स्थान पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज पटना, चौथे स्थान पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय महेंद्रू पटना और 5वें स्थान पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सिवान रहा। तो ये भी ग्रेडिंग यहाँ से आप ध्यान रखिए। हालांकि जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा सबसे पहला और सबसे अंतिम। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर का जबकि अंतिम स्थान पर है रोहतास का। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, खास करके 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, तो ये जो परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई, आपको ध्यान रखना 30 अप्रैल 2021 को आपका एग्जाम निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इसमें पार्टिसिपेट करके सभी चीजों को कर सकते हैं, सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहें। अब चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है या फिर टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के सभी सरकारी 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए भी हाल ही में समझौता हुआ है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से प्रशिक्षित करने के लिए ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा, यही समझौता हुआ है। और इसको लेकर राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के 1 साल बाद श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और इस प्रकार बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया जिसने ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा टेक के साथ समझौता किया है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसी पहल करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है, जबकि इसके पहले कर्नाटक ने इसकी पहल की थी। तो ऐसी पहल करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है, जबकि बिहार दूसरा राज्य है। ये चीजें यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BPL अर्थात बिहार प्रीमियर लीग। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में IPL की तर्ज पर BPL टूर्नामेंट खेला जाएगा और BPL का अर्थ है बिहार प्रीमियर लीग, ये ध्यान रखना आपको। और इसमें हर जिले के विभिन्न टीमें तैयार की जाएगी जो कि विभिन्न प्रकार के खेल में हिस्सा लेगी और राज्य स्तरीय विजेता टीम को 4 से 5 लाख तक के इनाम का भी प्रावधान होगा। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। बिहार क्रिकेट एकेडमी को कह सकते हैं BCCI के द्वारा कुछ राशि दी गई थी राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए, इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, आई होप कि आपको ये याद होगा। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हुई IPL की, तो IPL से जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको याद रखना है जो कि इस वर्ष कुछ नया होने जा रहा है। 2022 में जो IPL का संस्करण आयोजित होगा, 15वां संस्करण, तो इसको लेकर कुछ नया चीज होने जा रहा है। आपको ध्यान रखना, अब तक IPL के इतिहास में IPL का जो मैच होता है, जो टूर्नामेंट होता है, इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस वर्ष 2022 में जो इसका संस्करण होगा, 15वां संस्करण, तो इसमें आपको ध्यान रखना लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीम हो गई। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 2 वर्ष को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और आर्द्रभूमि को ही वेटलैंड भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा को हमने लिखा है कि वेटलैंड यानी ऐसी जमीन जहाँ काफी नमी हो और भूजल का स्तर भी अच्छा हो, और ऐसी जमीन आमतौर पर नदियों के किनारे ही मिलती या फिर जहां पर वर्षा या फिर जल संरक्षण की व्यवस्था हो, वहां ऐसी जमीन मिलती है। तो इसे ही वेटलैंड या फिर कह सकते हैं आर्द्रभूमि का फिर संबोधित किया जाता है या फिर कहा जाता है। यहाँ पर हमने इस साल के थीम के बारे में लिखा है कि इस साल वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है ये वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो वर्तमान में भारत में या फिर कह सकते हैं देश में कुल 49 वेटलैंड है। पिछले वीडियो में जो मैंने इसकी जानकारी दी थी वहां पर गलती से मैंने आपको 47 यानी कि 47 बताया था, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। वर्तमान समय में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आर्द्र भूमियों का जो क्षेत्र है कुल मतलब कह सकते 49 क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया है, यानी कि 49, ये ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री के नाम से कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के नाम से कितनी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, जो घोषणा भी हाल ही में बजट 2022-23 में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। अब ये 2 योजना कौन कौन सी है यहाँ पर हमने लिखा है डिटेल में। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आम बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री के नाम से 2 प्रमुख नई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की, और इसमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना एवं पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल शामिल है। ये दोनों योजना जो कि है प्रधानमंत्री के नाम से संबंधित है, दोनों में आप ये देख रहे हैं पीएम लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना कुल 2 परियोजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे हमने दोनों योजना के बारे में कुछ चीजें लिखा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से देश के परिवहन को रफ्तार देने का खाका तैयार किया गया है, तथा पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल नामक एक नई योजना का भी घोषणा की गई है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी विकास से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर बजट की चर्चा भी, तो बजट से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बता दूं कि इस वर्ष 2022 में जो कह सकते हैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। कुल मिलाकर ये चौथा कार्य मतलब कह सकते हैं चौथा बजट है इनके कार्यकाल का। और वहीं पर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट है, जबकि निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। बजट से रिलेटेड हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, बजट का इतिहास और बजट का जो कह सकते हैं 22-23 का जो व्याख्या है वो अपलोड मैंने किया चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत। हमारा अगला होगा यहाँ पर 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें इसे, तो शिक्षा के लिए जो आवंटित राशि है बजट 2022-23 के अनुसार आपको ध्यान रखना है 1.04 लाख करोड़ है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1.04 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान में 93,224 करोड़ रुपए थे। ये आपको ध्यान रखना है। हमने आगे लिखा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल शिक्षा के क्षेत्र में बजट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो राशि मतलब कह सकते हैं बजट सत्र में दिखाया गया है, तो इसमें इस वर्ष 12% की बढ़ोतरी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2022-23 में कितने हजार किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ये तमाम प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही ये बजट से रिलेटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह घोषणा की गई कि वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर आगे उन्होंने सार्वजनिक और निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय रूप में विकास कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। और साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना, पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे विकसित किए जाएंगे। रोपवे की यहाँ पर बात आई है तो बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की तरफ से देखें तो बिहार में वर्तमान समय में 2 रोपवे है। पहला तो नालंदा जिले के राजगीर में, दूसरा है बांका जिले के मंदार में। तो वर्तमान समय में बिहार में 2 रोपवे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2022-23 में खेल बजट में पिछले साल की तुलना में कितने करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष की तरफ से अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा 305 करोड़। 305 करोड़ अधिक रुपए का इसमें कह सकते हैं इजाफा हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको बता दो कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश की सफलता का प्रभाव खेल बजट में भी देखने को मिला। यही मतलब कह सकते हैं एक बड़ी वजह रही होगी जो कि खेल बजट में मतलब इतना इजाफा किया गया है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022-23 के खेल में किए गए 3,062 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको ध्यान रखना जो कि पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ 58 लाख रुपए अधिक है। ये आपको ध्यान रखना, पिछले वर्ष की तुलना में ये इतना रुपया अधिक है, यानी कि 305 करोड़ लगभग अधिक है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इस वर्ष जो राशि आवंटित किया गया है ये 3,062 करोड़ 60 लाख रुपए कह सकते हैं आवंटित किया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और ये तमाम वीडियो के कह सकते हैं नोट्स के लिए जो भी हमारे यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत सीरीज चलता है वीडियो का, ये तमाम मटेरियल पाने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और वहां पर जो करंट अफेयर्स का क्विज चलता है आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहाँ पर आज के 10वें प्रश्न पे, ये प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए किस अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरुआत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब यह है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तमाम चीजें इधर लिखा गया है। आपको बता दो कि ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ये इसका उद्देश्य है, 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। और आपको ये ध्यान रखना, इसका शुरुआत जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हमने आगे लिखा कि मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के साथ साथ देश को हाइड्रोजन उत्पादन का कह सकते केंद्र बनाना आदि शामिल है। इसी मतलब दिशा में कार्य होगा। हमने आगे लिखा कि इस क्रम में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित भी किया गया है। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में देश भर में कितने टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 ने बीते 2 सालों से जारी संक्रमण के उतार चढ़ाव के दौरान लोगों की मानसिक सेहत पर भी प्रतिकूल असर डाला है और इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट के दौरान हर वर्ग के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने की बात स्वीकार करते हुए लोगों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की घोषणा की और इसके लिए राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करने के साथ ही देश भर में 23 टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च करने की भी घोषणा की गई। ये घोषणा भी हाल ही में जो बजट पेश किया गया उसमें किया गया। इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं आज के हम 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न की हाल ही में देश में यानी कि भारत में अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा।
साथ ही छोटे किसानों और एमएसएमई के लाभ के लिए रेलवे द्वारा नए उत्पाद पेश किए जाएंगे, ये भी घोषणा भी है। और इसके लिए अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया 2022-23 में, तो 2022-23 के केंद्रीय बजट में 1,40,367.13 करोड़ रुपए का भी आवंटन मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सीरीज का वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, आप लोग कमेंट करके इसकी जानकारी मुझे जरूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ पर्सनली और मैं सभी का लगभग रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स में आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा, इसमें आपको ध्यान रखना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आपको ध्यान रखना ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है, जो कि आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध है। और सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण मिलेगा। साथ साथ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे यहाँ जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है, इसका भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं 67वीं के लिए, तो ये आपका 68वीं के लिए भी उपयोगी होगा। जो भी अभी मेंबरशिप लेंगे, यानी कि 68वीं एग्जाम तक आप इसमें वैलिड रहेंगे। ये चीज का यहाँ सबको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन पे इसके अलावा और भी तमाम मटेरियल जो यहाँ पर लिखा गया है ये भी मिलेंगे, और भी इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स वगैरह है जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो जल्दी से इस ऐप को, बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक यहाँ पर यह ध्यान है कि अभी सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी के अवसर पर एक ऑफर भी आया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर के अवसर पर यहाँ पर कोर्स में आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।